हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्य आफ्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट से अक्सर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप बर्डन से बचना चाहते हैं। आपकी वर्किंग कैपिटल पे असर आता है यदि आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलता है फ्रेंड्स? जब आपका सप्लायर GSTR 1 अपलोड करता है और आप इनवाइसेस और डेबिट नोट के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करता है, वही इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कराते हैं। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसको आप एडजस्ट नहीं करा सकते हैं। ये रूल है। सो फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में कौन कौन से हेड होते हैं। सो हेड्स में फ्रेंड्स हम जानते हैं कि यदि हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं तो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आता है वो IGST में आता है। यदि हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, तो उसमें जो भी हम पेमेंट करते हैं टैक्स का, वो टैक्स का पेमेंट हमारे CGST और SGST में आके क्रेडिट हो जाता है। ठीक, सवाल ये उठता है कि जब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ड्यू हो जाती है, यदि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो आपका CGST और SGST आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के रूप में आएगा। यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी IGST के रूप में आती है। तो अब कैसे आप एडजस्टमेंट कराएंगे? यदि आप पेमेंट कराना चाहते हैं, एडजस्टमेंट कराना चाहते हैं अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट से, तो कैसे एडजस्ट कराएंगे? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और उसमें आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि यदि आप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप एडजस्टमेंट कराएंगे तो आपका एडजस्टमेंट होगा ही नहीं। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट या सेट ऑफ कराने से पहले आपको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी, और साथ में आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देखना होगा, या यूँ कह लें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी अपना देखना पड़ेगा। उसके बाद नेट टैक्स लायबिलिटी आप निकालते हैं और कैश में पेमेंट करते हैं। इसके बाद फाइनल आप जो है GSTR 3B फाइल करके अपना सेट ऑफ करते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट का करते हैं, ठीक है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि विद इन द स्टेट, यानी जिस स्टेट में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है उसी स्टेट में यदि आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। उसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि आपने कोई भी टैक्स पेमेंट करके माल मंगाई है और उस पर आपने CGST और SGST पेमेंट करी है, ठीक है, तो इन दोनों की क्रेडिट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अब CGST SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल गई, तब आप इसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कैसे एडजस्ट कराएंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले फ्रेंड्स, CGST का जो भी ITC है वो पहले CGST से ही एडजस्ट होगा। यानी CGST का जो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, आपने माल बेचा, उस पर CGST चार्ज किया, तो इस लायबिलिटी को पे करने के लिए आपको CGST से पहले एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो CGST से CGST एडजस्ट होगा। इसके बाद यदि इस आपकी CGST इनपुट टैक्स क्रेडिट में यदि कुछ भी अमाउंट बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस अमाउंट IGST के लिए एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकेस यदि आपका IGST में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यदि बच रहा है, ठीक है, तो उस केस में यदि आपके CGST में यदि बैलेंस बचा हुआ है तो आप IGST से उसको सेट ऑफ करा सकते हैं। ठीक, तो CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले CGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। रिमेनिंग अमाउंट यदि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST में बचता है तो वो IGST के लिए पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं SGST की तरफ। तो SGST का जो ITC है फ्रेंड्स, SGST का ITC पहले SGST के लिए पेमेंट होगा। यानी कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यदि SGST की है तो सबसे पहले SGST का पेमेंट आप SGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट यदि SGST में बचता है तो वो रिमेनिंग अमाउंट आप IGST के लिए यूटिलाइज़ करेंगे।
ठीक है। आईजीएसटी में यदि कोई भी अमाउंट यदि आपका बच गया है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो उसका एडजस्टमेंट आप एसजीएसटी से कर सकते हैं। ठीक, तो एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप पहले एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट में बचता है वो अमाउंट आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए एडजस्टमेंट है। अब हम आते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए कि कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। आपने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करी है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आपने करी तो उसमें आपने आईजीएसटी का पेमेंट करा। तो आईजीएसटी का जब आपने पेमेंट करा तो उस आईजीएसटी का पेमेंट अब किस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होगा? तो सबसे पहले तो आईजीएसटी से ही एडजस्ट होगा। ठीक, आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए यूज़ होगा। ठीक, इसके बाद जब रिमेनिंग अमाउंट बचता है, यानी आईजीएसटी के इनपुट टैक्स रेट में यदि रिमेनिंग अमाउंट बचता है तो वो रिमेनिंग अमाउंट आपका पहले सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर रिमेनिंग यदि बचता है तो सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट करने के लिए किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप आईजीएसटी के आईटीसी को आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे पेमेंट करने के लिए। इसके बाद आईजीएसटी इनपुट टैक्स रेट में यदि कुछ अमाउंट बच जाता है तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी, सॉरी यहाँ पे आप एसजीएसटी लिख लीजिए, एसजीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को पेमेंट करने के लिए आप करेंगे। सो इसका ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिना ऑर्डर के ये सेट ऑफ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से हो गया, इसके बाद जो रिमेनिंग बचा पहले सीजीएसटी से होगा, उसके बाद रिमेनिंग बचेगा तो एसजीएसटी से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी से जब आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपना पेमेंट करेंगे आईजीएसटी का, ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि सीजीएसटी पूरा ख़त्म होना चाहिए, तभी आप जो है आईजीएसटी का जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बचा रहेगा वो आप एसजीएसटी से सेट ऑफ करा सकते हैं। इस चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो सबसे पहले आपका आईजीएसटी पूरा ख़त्म होना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बाद आपका सीजीएसटी में जो अमाउंट आपका है वो जो है पूरा ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद यदि आईजीएसटी फिर भी बच जाता है आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आईजीएसटी का, तो आप एसजीएसटी से उसको एडजस्ट करा सकते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कभी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ये जीएसटी एक्ट में है। ठीक है, कि आप सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, या एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होता है। यदि आपका सीजीएसटी में पैसा पड़ा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, यानी सीजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपने पे कर दिया, इनपुट टैक्स लायबिलिटी भी पे कर दिया, इनपुट टैक्स लायबिलिटी भी आपने इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लायबिलिटी आपने पे कर दी, उसके बाद भी यदि सीजीएसटी का पैसा बचता है तो वो आपका पड़ा रहेगा, वो नेक्स्ट मंथ में एडजस्टमेंट होगा, बल्कि लेकिन आप एसजीएसटी का यूटिलाइजेशन उस मंथ में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह एसजीएसटी में भी पूरा आप एडजस्टमेंट करने के बाद ही पैसा बचता है, लेकिन आपका सीजीएसटी में भी अमाउंट है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, तो आप एडजस्टमेंट नहीं करा सकते, आपको सीजीएसटी का पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रॉस यूटिलाइजेशन सीजीएसटी और एसजीएसटी का नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।